हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू आरएसजी क्लासेस। सो गाइस, आज हम लोग लीनियर अलजेब्रा में एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट डायगोनलाइजेशन पढ़ने वाले हैं। हेडिंग तो आप लोगों को नजर आई गई होगी। ओके, मेरी ना एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जिनको ये टॉपिक आता है ना, मतलब पहले से पढ़ा हुआ है कहीं से भी, वो प्लीज इस वीडियो को देखें एटलीस्ट पहले 15-20 मिनट। मैं चैलेंज करता हूं, चैलेंज कि उन्हें 50% कुछ नया जानने को मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जब डायगोनलाइजेशन पढ़ते हैं तो बस उसको ऊपर से निहारते निहारते पढ़ लेते हैं। बस सवाल हो गया, एक फॉर्मूला देखा, काम खत्म। अरे भाई, मतलब क्या होता है, क्यों करते हैं, क्या लॉजिक है इसके पीछे, ये सब नहीं पता होगा तो गणित खराब ही लगेगी, मैथ्स खराब ही लगेगी फिर आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायगोनलाइजेशन। बट डायगोनलाइजेशन पे जाने से पहले कुछ छोटे छोटे मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए प्लीज, सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, दैट इज सिमिलर मैट्रिक्स। सिमिलर मैट्रिक्स क्या होती है? अगर मैं बोलूं मैट्रिक्स ए इज सिमिलर टू बी, इसका बेसिक मतलब ये होता है कि कोई ना कोई एक ऐसी एक ऐसी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स P एग्जिस्ट करेगी सच दैट P इनवर्स A इंटू P मस्ट बी इक्वल टू B। इसको हम बोलते हैं A। देन अगर ये कंडीशन दो मैट्रिक्स के साथ एग्जिस्ट करती है, मैं बोलता हूं A इज सिमिलर टू B, तो अगर A मैट्रिक्स B मैट्रिक्स के सिमिलर है तो कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सिमिलर मतलब दोनों इक्वल है। इक्वल अलग है, सिमिलर अलग है। तो कोई भी दो मैट्रिक्स अगर आपस में सिमिलर मैट्रिक्स होती हैं तो कोई ऐसी थर्ड मैट्रिक्स डेफिनेटली अकर करेगी विच इज इनवर्टेबल। ओके, सच दैट ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए, P इनवर्स AP इक्वल टू B। अच्छा, मैं मैट्रिसेस पढ़ाने नहीं बैठा, तो आई होप सिमिलर मैट्रिक्स कुछ बच्चों को पता, और कुछ को नहीं पता तो मैंने थोड़ी सी आप लोगों की परिभाषा बोले तो डेफिनेशन लिख दी है। ओके, P इनवर्स AP इक्वल टू B। अच्छा, कुछ किताबें इसको ऐसे भी लिख सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, अगर A और B सिमिलर है तो A यहां होगा और B इधर होगा, वाइसा वर्सा भी अगर कर सकता है। अगर आप चाहो तो P से मल्टीप्लाई कर लो इस साइड। ओके, उसके बाद P इंटू P इनवर्स I हो जाएगा, AP इक्वल टू PB बच जाएगा। ओके, उसके बाद व्हाट यू कैन डू, आप यहां पे P इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लीजिए राइट में। सो मेरे पास क्या बच गया, A इंटू आई हो जाएगा, तो A इक्वल टू में P B P इनवर्स। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप लोग पास A अगर B के सिमिलर है, इट ऑल्सो मीन B इज सिमिलर टू A। फाइन, तो ऐसा भी हो सकता है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ इनवर्स है बट यहाँ पे इनवर्स नहीं आ रहा, तो क्या ये भी सिमिलर है? ऐसा हो सकता है। इसी में आ जाओ, अगर मैं इधर आ जाऊं, अगर मैं एक मैट्रिक्स लेट Q इक्वल टू P इनवर्स लेट कर लूं, Q ऐसे होगा, मैंने थीटा बना दिया, सो P इनवर्स Q हो गया। अगर P इनवर्स Q है तो P क्या हो जाएगा, Q इनवर्स हो जाएगा। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पहले इनवर्स आना जरूरी है फिर मैट्रिक्स आएगी वाली इन्वर्टेबल वाली, ऐसा कुछ नहीं है। पहले मैट्रिक्स भी आ सकते हैं फिर इनवर्स भी आ सकता है, और पहले इनवर्स भी आ सकता है फिर मैट्रिक्स भी आ सकती है। ओके, तो कोई भी स्टूडेंट प्लीज भूलना मत कि आप लोगों के पास सिमिलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। क्लियर है सबको सिमिलर मैट्रिक्स? अच्छे से आगे बढ़, इसके आगे बहुत आगे इंपॉर्टेंस भी है, आइगन वेक्टर्स, आइगन वैल्यूज सब यूज होगा। और इवन आज की क्लास डायगोनलाइजेशन को समझने के लिए आप लोग को आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यू के मीनिंग पता होने चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर की दोनों वीडियोस लगा दी है, पहली वीडियो से देख लो तो आज की क्लास और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं बता रहा था मैं कुछ पहले छोटे मोटे कॉन्सेप्ट सिखा दूं, सिमिलर मैट्रिक्स आपको सिखा दिया। ओके, एक और आपको सिखा देता हूं, देख लीजिए। आप सारे के सारे स्टूडेंट डायगोनल मैट्रिक्स जानते हैं क्या होता है? तो डायगोनल मैट्रिक्स में 3x3 का ऑप्शन लिख दूं, अगर वो मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होते, सॉरी जीरो होते, आई एम सॉरी, नॉन डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, जीरो भी नॉन जीरो भी, तो दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स की बेसिक मल्टीप्लिकेशन आप सबको पता होनी चाहिए। मींस अगर मैं डी स्क्वायर करने जाऊं और d इंटू डी करूं तो कैलकुलेशन पूरी करके आ जाएगा d1 स्क्वायर 0 0
0 d2 स्क्वायर 0 0 0 d3। अभी ना मैं डायगोनलाइजेशन पे आया नहीं हूं गाइस, अभी मैं कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करा रहा हूं जो डायगोनलाइजेशन के लिए जिनकी जरूरत पड़ेगी। ओके चलिए, डी स्क्वायर हो गया, डी इंटू डी हो गया। बेसिकली सिमिलरली अगर तुम d की पावर n करना चाहते हो तो वो हो जाएगा d1m 0 0 0 d2m 0 0 0 d3m। n हो जाएगा, I'm sorry not n, फाइन n चल रहा है ना, दैट इज फाइन। तो ये तो बेसिक मीनिंग हो गए डायगोनल मैट्रिक्स के। एक और छोटा सा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, आइगन वैल्यूज ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स आर दी diagonal elements itself। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स में आइगन वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो वो उनके डायगोनल एलिमेंट ही हो गए। देखो कैसे, मैंने एक एग्जांपल लिया, देखो गाइस 2x2 का ले लेते हैं, थोड़ी आसानी हो जाएगी। d1 0 0 d2 ये इसके डायगोनल एलिमेंट है। चलो इसकी आइगन वैल्यू निकालते हैं। आइगन वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, d माइनस लैम्डा आई के डिटर्मिनेंट को 0 रखना पड़ेगा, जैसे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन भी बोलते हैं। बेटा d माइनस लैम्डा आई क्या हो जाएगा, d1 माइनस लैम्डा 0 0 d2 माइनस लैम्डा। ओके, जब मैं डिटर्मिनेंट सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, d1 माइनस लैम्डा d2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। सो लैम्डा की दो वैल्यूज आ गई, d1 एंड d2, तो ये दो आइगन वैल्यूज आ गई। क्या यही मेरे पास मेरे डायगोनल एलिमेंट है? यस। तो डायगोनलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को पता होना चाहिए। सिमिलर मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई वगैरह कैसे करते हैं, एंड आइगन वैल्यूज का रिलेशनशिप यूजिंग दी, या आइगन वैल्यूज और डायगोनल मैट्रिक्स में क्या कनेक्शन होता है। डायगोनल एलिमेंट ही उसकी आइगन वैल्यूज होती हैं अगर वो एग्जिस्ट कर रही हैं तो। ठीक है, कूल है, वेरी गुड। चलो अब हम मूव करते हैं डायगोनलाइजेशन पे, देखिए प्लीज। चलिए गाइस, नाउ अब हम मूव करते हैं डायगोनलाइजेशन के कॉन्सेप्ट जिसके लिए आज की क्लास रखी गई है। ओके ओके, सबसे पहले समझाएंगे इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी। तो काफी स्टूडेंट जो बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ के आ जाते हैं, वेरी बैड, पता नहीं तुम कैसे पढ़ लेते, नहीं पढ़ना चाहिए। ओके चलो, छोटी सी परिभाषा आप लोगों के लिए लिखी है मैंने। A diagonalizable matrix is a square matrix that can be transformed into a diagonal matrix through a similarity transformation। आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, आपको उसे डायगोनल मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करना है यूजिंग दी सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर कोई भी एक मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म हो सकती है यूजिंग दी सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट, तो उस मैट्रिक्स को जो डायगोनल बनी वो नहीं, उस मैट्रिक्स को जो कन्वर्ट हुई है डायगोनल में, फाइन, उस मैट्रिक्स को हम डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, देखो क्या कहना चाह रहा हूं, प्लीज हैव अ लुक। आपके पास एक ए मैट्रिक्स है, ओके, एक ए मैट्रिक्स है जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके जी, अगर ए इज सिमिलर टू डी हो जाए, ए सिमिलर टू डी हो जाए, ए को तुम सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट के थ्रू डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दो तो ए को डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स कहा जाएगा। तो अगर सिमिलैरिटी से कॉन्सेप्ट करेंगे तो डेफिनेटली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी इनवर्स ए पी इज इक्वल टू डी, ऐसे लिख सकते हैं, वेयर पी इज अ इनवर्टेबल मैट्रिक्स। हाँ जी, आप कुछ बच्चे हैं सर क्यों डायगोनल ट्रांसफर कर रहे हो, क्या परेशानी क्या है आपको, है सब कुछ चल रहा था फालतू में डायगोनल लेकर आ गए। बताता हूं जी क्यों लेकर आ गया। क्या होता है कभी कभार मैथमेटिक्स में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में या कहीं भी आप लोगों से एक मैट्रिक्स स्क्वायर दे देगा, कहता है ए का 5 निकालो, अरे ए के 50 निकालो, अबे ए की पावर 100 निकालो, अबे ए की पावर 1000 निकालो। चलो यहां तक तो तुम हजम कर लोगे, ये कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो यहां पे डायगोनलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। ओके देखो कैसे, पी इनवर्स एपी अगर इक्वल टू डी है, प्लीज हैव अ लुक, इधर आ जाता हूं मैं,
P इनवर्स AP अगर इज इक्वल टू D है तो सबसे पहले मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मैंने P इनवर्स से ऐसे किया मल्टीप्लाई, ये I हो जाएगा, I इंटू A हो जाएगा, तो AP, एक सेकेंड, इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई किया ना, P से करूं, आई एम सॉरी, P से करूं, P से PD, तो ये I हो जाएगा, तो AP इक्वल टू में PD आ गया। ओके गाइस, एंड फिर राइट साइड में मैंने P इनवर्स किया, पोस्ट एंड प्री मल्टीप्लीकेशन कहते हैं ना इसको मैथमेटिक्स में, A इंटू आई A हो जाएगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको पता है अगर D एक डायगोनल मैट्रिक्स है और A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और P एक इन्वर्टेबल स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो आप लोगों के पास A की पावर M को आप लिख सकते हो P D की पावर M इंटू P इनवर्स में, राइट दिस। कुछ बच्चों ने मैथमेटिक इंडक्शन और मैट्रिसेस में इसको पढ़ा भी हो, कोई इशू नहीं, ये भी आपको प्रूफ करके दिखा देते हैं, क्या बड़ी बात हो गई। अगर मैं A स्क्वायर निकालना चाहूं और मुझे A ये दे रखा है, तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, A इंटू A, इसको मैंने लिखा P D P इनवर्स, इसको मैंने लिखा P D P इनवर्स P I हो जाएगा, तो D I D बच गया, D इंटू I D हो गया, और ये क्या आ गया, D स्क्वायर P इनवर्स। ओ माय गॉड, A स्क्वायर आ गया, तो तभी तो A की पावर, कुछ बच्चे कहेंगे सर A स्क्वायर कर दिया, क्यूब भी करके दिखाओ, है एक ही बारे में काम, चलो क्यूब भी कर लो यार, क्या टेंशन है, इसको लिख सकते हैं A स्क्वायर इंटू A, व्हाट इज A स्क्वायर, P D स्क्वायर P इनवर्स A। ओके जी, उसके बाद ओके P D स्क्वायर P इनवर्स A को लिख दो P D P इनवर्स, ये I हो जाएगा, I इंटू D D हो जाएगा, D स्क्वायर इंटू D D क्यूब हो जाएगा, हो गया काम, फाइन। तो अगर अब तुम लोगों से एग्जामिनर ने A की पावर 50 की डिमांड की, तो उसे कैसे निकाल सकते हो, P D की पावर 50 इंटू P इनवर्स। बच्चे बोलेंगे सर A की पावर 50 तो ठीक है, आपने कर दिया, एक फॉर्मूला हमारे सामने खड़ा कर दिया, बट D की पावर 50 तो हमारे लिए आपने बड़ी प्रॉब्लम कर दी, D की पावर 50 तो निकालनी पड़ेगी। बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर D लेटर सपोज आपके पास एक डायगोनल, ऑब्वियसली लेटर सपोज क्या, एक डायगोनल मैट्रिक्स है, मान लो n बाय n ऑर्डर की, तो D की पावर M क्या हो सकता है, इजीली कैलकुलेट हो सकता है, उसके जो डायगोनल एलिमेंट है उसकी पावर M कर दो, ठीक है ना, तो आसान हो जाएगा, पावर 50 कर देंगे, फिर देखो बस एक 3 मल्टीप्लीकेशन ही तो करनी है बेसिक मैट्रिसेस की, वो तो आप कर ही सकते। तो यहां पे डायगोनलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मतलब बेसिकली मैं बोलता हूं जो मेन रीजन है ना डायगोनलाइजेशन बनने का वो ये है। ओके, तो सबको क्लियर हुआ थोड़ा थोड़ा, बट अभी कुछ स्टूडेंट लग रहा है सर आपने क्या पढ़ाया, हमारे टीचर ने तो इसमें आइगन वेक्टर आइगन वैल्यूज पढ़ाया था, वो भी पढ़ाओगे, ठीक है जी, वो भी पढ़ा देते हैं आपको। देखिए आगे आप लोगों के लिए एक और परिभाषा लिखी है, ध्यान से देखिए। चलिए गाइस, नाउ अब एक बुकिश डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, a square matrix A of size n into n is diagonalizable if there exists an invertible matrix P such that P inverse AP equal to में D। ठीक है यार, यहां तक तो पढ़ ही लिया। अब यहां से आता है असली ट्विस्ट। कह रहा है D जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स आर आइगन वैल्यूज ऑफ A, एंड P जो है वो मैट्रिक्स है जिसके कॉलम जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स ऑफ A। तो मतलब ये जो D होगा ना, इसके जो डायगोनल एलिमेंट होंगे, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल एलिमेंट जो होंगे वो आइगन वैल्यूज ऑफ A होंगे, और जो P होगी ना, P एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स जो होगी, उसके जो कोई भी कॉलम वेक्टर्स होंगे वो आप लोगों के पास आइगन वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स A होंगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, जो भी वेक्टर्स आप कॉलम में डालोगे, ठीक है, सारे के सारा जो एक मैट्रिक्स बनेगी, सारे कॉलम वेक्टर्स आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, क्योंकि अगर वो लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं हुए किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में, अगर कॉलम वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं हुए तो वो मैट्रिक्स इन्वर्टेबल मैट्रिक्स नहीं बनेगी, क्योंकि डिपेंडेंट में तो फिर डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा ना। थोड़ी बहुत लीनियर अलजेब्रा जानते हो आप लोग, आई होप सो। चलो पहले ना ये बताता हूं कि भाई कैसे आइगन वैल्यूज D की A के बराबर आती है। देखो ध्यान से, तो मैं लिख रहा हूं A and P inverse AP which is equal to D have same eigen values। ओके,
अब बच्चे बोलेंगे सर हमें आप बता रहे हो आइगन वैल्यूज सेम होंगी, आपने तो बोला डायगोनल एलिमेंट ही आइगन वैल्यूज होंगे, वो भी क्लियर कर दूंगा, देख लो। लेट लैम्डा बी दी आइगन वैल्यू ऑफ लेट अस सपोज पी इनवर्स एपी। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, जो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल बनती है वो हो जाएगी पी इनवर्स एपी घटा में लैम्डा आई, ओके, इक्वल टू जीरो ले रहा, सिर्फ इक्वेशन लिख रहा हूं, और अगर इक्वेशन ही सेम आ जाएंगी तो ऑब्वियसली सेम ही हो जाएगा, लैम्डा ही बचेगा वहां पे। तो मैंने क्या किया, मैंने पी इनवर्स एपी चल रहा था यहां पे, मैंने यहां पे पी इनवर्स लिख दिया और यहां पे पी लिख दिया, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। देखो ना, लैम्डा को इधर लेके आ जाओ, पी इनवर्स आई पी हो जाएगा और पी इनवर्स पी आई हो जाएगा, तो लैम्डा आई बचेगा। अब यहां से मैंने पी इनवर्स कॉमन लिया और यहां से मैंने पी कॉमन लिया, ठीक है, ये बच जाएगा। बेसिक मैट्रिसेस आनी चाहिए यार आप लोग, तभी बात बनेगी। इसके बाद आपको पता है नॉर्मली अगर ए बी सी का डिटर्मिनेंट निकालना हो तो क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट ऑफ सी, ओके जी। तो फाइनली इसको मैं लिख सकता हूं पी इनवर्स ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट, पी का डिटर्मिनेंट। अब पी इनवर्स का डिटर्मिनेंट और पी का डिटर्मिनेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, पी इनवर्स इनटू में पी, अरे लैम्डा तो बेचारा परेशान हो गया, ये आई हो जाएगा, आई का डिटर्मिनेंट 1 होता है, तो ए माइनस लैम्डा आई बच गया। तो देख लो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल इक्वेशन जो पी इनवर्स एपी की आ रही है और लैम्डा को लेके ये, और जो आ रही है दोनों सेम आ रही है, देखो दोनों में यहां पे सेम आइगन वैल्यू बच रही है। या तो इक्वेट करोगे जीरो को तो यहां पर ये इक्वल टू जीरो लेने पे यही इक्वल टू जीरो बच रहा है, तो देखो सेम आइगन वैल्यू होगी, ओके। फिलहाल मैंने प्रूव ये किया कि आइगन वैल्यूज तो सेम है, जो एक डायगोनल मैट्रिक्स है और जो मेरी ओरिजिनल मैट्रिक्स ए थी, दोनों की आइगन वैल्यूज सेम हो गई। अब एक बात बताओ, किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती हैं वही उसके डायगोनल एलिमेंट होते हैं, आपको पढ़ाया मैंने अभी पीछे, ओके। तो आप लिख देना आइगन वैल्यूज ऑफ diagonal matrix are the diagonal element of diagonal matrix। थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है ना, लिख ले, आइगन वैल्यूज ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स आर दी डायगोनल एलिमेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। इट मींस डी मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर ऐसे लिख देते हैं, लेट लैम्डा 1 लैम्डा 2 lambda n be the eigen values of matrix A, hence जो D मैट्रिक्स हो जाएगी वो हो जाएगी लैम्डा 1, अरे यार सॉरी, लैम्डा 1 0 0 0 टिल लैम्डा n 0 0, ओके, भूलना मत। तो आपके पास जो मैट्रिक्स ए सिमिलर टू मैट्रिक्स डी होती है विच इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, उस डायगोनल मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यूज होती हैं। रट्टा नहीं करवाया मैंने, आपको सिखाया। अब मैं जा रहा हूं पी मैट्रिक्स जो है उसके जो कॉलम वेक्टर हैं वो आइगन वेक्टर्स कैसे होते हैं, देखिए इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स कैसे होते हैं, देखिए। चलिए गाइस, तो नाउ अब देखते हैं किस तरीके से जो पी मैट्रिक्स है उसके कॉलम वेक्टर आइगन वेक्टर्स क्यों होते हैं। देखिए मैंने ए मैट्रिक्स है, लेट लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n बी दी eigenvalues of A and x1 x2 xn be the eigen vectors of A
correspond to each eigenvalues and they are alike. अगर आपको थोड़ा सा याद ही होना चाहिए, आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू नहीं आता ना तो निकल लो फिर सारे के सारे, पहले वीडियो देख लो वाला, पहले बता रहा हूं। तो जैसे कि सपोज करो कोई भी एक लैम्डा 1 आता था, तो तुम लोग जब उस पर एक एक्स वेक्टर निकालते थे तो टी टाइम्स करके निकालते थे, इस तरीके से कुछ आता था। अगर 2/2 में लो, अगर टी को 1 2 3 4 लोगे तो बहुत सारे वेक्टर्स आ जाएंगे, बट वो बहुत सारे वेक्टर फिर लीनियर डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो अगर एक लैम्डा को लेके ऐसा कुछ आता है, दूसरे को लेके मान लो इसे x1 दे दो, कुछ ऐसा कुछ आता है, एस यहां पे कुछ नंबर्स होंगे, तीसरे को लेके कुछ ऐसा कुछ आता है, यहां पे कुछ नंबर होंगे, तो आपको ये टी एस और डब्ल्यू को हटा के बात करनी है। देखो एक आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग बहुत सारे आइगन वेक्टर्स आ सकते हैं, बट अगर वो सारे के सारे आइगन वेक्टर्स आप उठा लोगे तो वो लीनियर डिपेंडेंट हो जाएंगे। इसलिए एक एक आइगन वेक्टर, एक उठाओ एक उठाओ एक उठाओ, तो लीनियर इंडिपेंडेंट। फाइन, क्लियर है सबको अच्छे से? होप सो। चलिए आगे बढ़े हम। अब हमारे पास क्या कंडीशन है? हमारे पास कंडीशन ये है कि सिमिलैरिटी वाली कंडीशन, P इनवर्स AP इज इक्वल टू D है। ओके जी, इसको हम क्या बोल सकते हैं? AP इज इक्वल टू PD। फाइन, क्या मैं दे रखा, इसको इक्वेशन 1 दे दो। लेट A इज इक्वल टू A11 A12 A1n से AN1 AN2 ANN n into n मैट्रिक्स। ओके जी, P जो है P मैट्रिक्स जो है उसके जो कॉलम है उसे पहले Pij ले लो कुछ इस तरीके से, n into n। अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, अभी मैं एकदम से इसे वो नहीं मान रहा। देखो यार टाइम मेरे को लग रहा है, बट क्लैरिटी आपको बहुत अच्छी हो जाएगी, ये मैं श्योर। ये कहता है इसके जो ये कॉलम है ना, ये कॉलम वेक्टर जो है, ये कॉलम वेक्टर आप लोगों के पास x1 x2 xn ही है। अच्छा जी, कैसे? देखो एक काम करते हैं, ध्यान से सुनेंगे सारे के सारे बच्चे। ओके, लेट अस सपोज मैं इस कॉलम को ना P1 P2 टिल Pn मान लेता हूं। फाइन, P1 P2 Pn मान लेता हूं। अब मेरे पास क्या गिवन कंडीशन है, प्लीज हैव अ लुक एवरीवन। AP इज इक्वल टू में PD है। ओके, AP इज इक्वल टू PD है, तो A को मैं ऐसे ही रख रहा हूं। P मेरे पास क्या है? P1 P2 टिल Pn। देखना यार, बस मैं फाइनल पोर्शन पे आ चुका हूं। ये क्या है? P1 P2 टिल Pn। और डायगोनल मैट्रिक्स पता है आप लोगों को क्या है? लैम्डा 1 0, लैम्डा n 0 0, इस तरीके से। तो AP1 AP2 मैं प्रॉपर मल्टीप्लीकेशन नहीं कर रहा, इसको इस तरीके से लिख दिया, और इसको मल्टीप्लाई अगर तुम करने जाओगे तो इस पूरे को इससे करोगे, P1 इंटू लैम्डा 1 प्लस P2 इंटू 0 प्लस Pn इंटू 0, तो यहां आ जाएगा लैम्डा 1 P1 लैम्डा 2 P2 टिल लैम्डा n Pn। ये बच जाएगा। ध्यान से देखना गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। अब मेरे पास क्या कंडीशन बची? मेरे पास बचा AP1 इक्वल टू में लैम्डा 1 P1, AP2 इक्वल टू में लैम्डा 2 P2 एंड टिल APn इज इक्वल टू में P1 क्या है? बेसिकली पहले कॉलम को मैंने पूरा P1 मान लिया, क्या बचा? लैम्डा n Pn। ओके, अब एक बात बताओ, ये मैट्रिक्स A है, ये मैट्रिक्स A की आइगन वैल्यू है, तो मैट्रिक्स A को किसी कॉलम वेक्टर से मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू उसकी आइगन वैल्यू इनटू में कोई कॉलम वेक्टर हो, तो P1 क्या हो जाएगा? P1 इज द आइगन वेक्टर ऑफ A, और आइगन वेक्टर ऑफ A को आपने क्या लेट किया था? x1, मींस P1 इक्वल टू x1। सिमिलरली यार P1 इक्वल टू xn। आया मजा? मैट्रिक्स को एक कॉलम वेक्टर से मल्टीप्लाई करके लैम्डा 1 इंटू में कॉलम वेक्टर आया, तो लैम्डा 1 इसकी आइगन वैल्यू हो गई,
शुरू में ही मैंने क्या लेट किया था, अरे कहां गया भाई मैं, अरे भाई ये रहा, लैम्डा 1 अगर आइगन वैल्यू है तो उसका आइगन वेक्टर क्या है, x1, बट यहां तो p1 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया गाइस, अगर AP1 इक्वल टू लैम्डा 1 p1 है, इट मींस p1 इज नथिंग बट x1। तो दैट इज वाई मैट्रिक्स P के जो कॉलम वेक्टर्स होते हैं वो मैट्रिक्स A के आइगन वेक्टर्स जो आते हैं वो होते हैं लीनियर इंडिपेंडेंट। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट और द रीजन बिहाइंड व्हाई P मैट्रिक्स विच इज इनवर्टेबल मैट्रिक्स उसके कॉलम वेक्टर आइगन वेक्टर्स हैं, and why the diagonal element of the diagonal matrix जिसको ट्रांसफॉर्म किया, मतलब जिस मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म किया गया डायगोनल में उसके डायगोनल एलिमेंट आइगन वैल्यूज हैं, तभी आइगन वेक्टर आइगन वैल्यूज अच्छे से पता होना चाहिए। खत्म कॉन्सेप्ट। सवाल कराता हूं, चलो देखो, चलो गाइस अब इतनी पढ़ाई के बाद एक सवाल तो बनता है। हाँ, तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं 1 2 3 0, आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर आना चाहिए यार आपको निकालना, ठीक है ना गाइस। तो किस तरीके से प्रोसीड करें, सबसे पहले तो a माइनस लैम्डा का डिटर्मिनेंट 0, दैट इज 1 माइनस लैम्डा 2 3 और माइनस लैम्डा 0, यह हो जाएगा माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0। सो लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0, लैम्डा प्लस 2 लैम्डा माइनस 3 0। सो लैम्डा आ गया -2 और 3, इसे लैम्डा 1 और लैम्डा 2 दे दो। अब इसके कॉरस्पॉन्ड आइगन वेक्टर्स वगैरह निकालेंगे। देखिए प्लीज, इधर आ जाओ भाई। सो लैम्डा 1 इक्वल टू -2 है, ठीक है। लेट x1 बी दी आइगन वेक्टर correspond to lambda 1 is -2। सो फाइनली लैम्डा 1 को -2 डालेंगे, अगर यहां पे हम लोग लैम्डा की वन ऑफ दी वैल्यू -2 डालते हैं तो दिस विल बिकम a प्लस 2i, ऐसे लिख देते हैं a प्लस 2i x1 इक्वल टू 0। लेट कर लेते हैं x1 इज स्मॉल x1 by 1, ऐसे लेट कर लेते हैं, थोड़ी आसानी हो जाएगी, चेक कर लो। फाइनली -2 पुट करेंगे अगर हम मैट्रिक्स में, तो -1 2 3 और 2, एक सेकेंड, -2 पुट करेंगे तो 3 आएगा प्लस 3 2 3 2। ओके, x1 y1 0, इक्वेशन आ गई 3x1 प्लस 2y1 इक्वल टू 0, दोनों सेम ही आएंगे। ओके, एक काम कर लो, लेट कर लो x1 को t, तो y1 हो जाएगा -3/2t, कुछ ऐसा बच जाएगा। सो x1 वेक्टर हो जाएगा t -3/2t। गाइज अगर तुम t बाहर निकालोगे तो 1 -3/2 बचेगा। आप चाहो तो अपॉन से बचने के लिए लेट अस सपोज 1/2 बाहर निकालते हो तो दिस विल बिकम t/2, तो 2 -3 बच जाएगा, ऐसा भी बच सकता है। ओके, t/2 को सम w मान लेना, बिलोंग्स टू r। तो ये सारे इगन वेक्टर्स हो गए, बट हमें एक ही वेक्टर उठाना है, तो वी कंसीडरिंग टेकिंग x1 एज बाय पुटिंग w एज 1, बिकॉज t/2 को w माना है, तो 2 -3, सारे वेक्टर नहीं उठाने। ओके, आगे बढ़ते हैं। 2 -3 एक आ गया, दूसरा मानते हैं लैम्डा 2 3 के कॉरस्पॉन्ड वेक्टर x2 मान लेते हैं, x2 y2 ले लेते हैं। यार मैं थोड़ा जल्दबाजी में इसे इसलिए कर रहा हूं बिकॉज आइगन वेक्टर्स में पढ़ा चुका हूं, आपको नहीं आता तो प्लीज आप वीडियो से देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे होगा लिंक। कहां गए, अब मैंने पुट करना है क्या, एक सेकेंड, अब मैंने पुट करना है 3, तो -2 2 और 3 -3, ठीक है जी, -2 2 3 -3, दिस इज x2 y2। सॉल्व करेंगे तो -2x2 प्लस 2y2 0, x2 इक्वल टू y2 आ गया। तो इसको अगर तुम सपोज करो s मान लेते हो, ऐसे कर लेते हैं, लेट x2 इक्वल टू s बिलोंग्स टू r, देन y2 भी s आ जाएगा और x2 आ जाएगा s 1, 1। तो एक ही वेक्टर लेना है, s को 1 डाल के एक वेक्टर ले लो 1 1, ठीक है। क्योंकि अगर आप सारे t वाले वेक्टर ले लोगे, t को 1 2 3 4 डाल के, तो वो तो लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो क्या आ गया 2 -3 1 1, तो इसी से p वेक्टर बनेगा 2 -3 1 1। फाइन, p इनवर्स निकालना पड़ेगा यार,
पी इनवर्स के लिए पहले डिटर्मिनेंट निकाल लूं। डिटर्मिनेंट ऑफ पी क्या हो जाएगा 2 + 3 5। तो गाइस पी इनवर्स अब कैसे निकलेगा? पी इनवर्स 1 अपॉन दिस अपॉन में एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 1 आ गया, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो -3 नीचे आ जाएगा। बट आपको याद करो ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं एंड एक सेकेंड, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 आ गया और इधर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो -3 उधर आता है। बट उसके बाद अच्छा इसके साइन चेंज हो जाते हैं, है ना, ऐसा कुछ आ जाएगा। सॉरी यार ये 5 है बच्चों, तो 1/5 -1/5 3/5 2/5 ओके, ऐसा कुछ बच गया। चलिए आगे बढ़े अगर हम लोग, P आ गया, P इनवर्स आ गया। नाउ अब P इनवर्स AP। P इनवर्स मेरे पास कितना है 1/5 -1/5 3/5 2/5। A कितना था A था 1230 ओके 1230 और P कितना था 2 - 3 1 1। सॉल्व कर लो यार, देखो D आना चाहिए यार वरना तो लोचा हो जाएगा। 1/5 एक सेकेंड, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लें, ये थोड़ी सी आसानी रहेगी। किसको? इसको 1 × 2 2 एंड 2 × -3 -6 तो -6 और 2 4 आ जाएगा, यही आएगा, देख ले 1 × 2 2 3 -6 -4 आएगा। 3 × 2 6 आ जाएगा। 1 × 1 1 2 × 1 2 3 3 × 1 3 आ जाएगा। आगे देखो ओके 1 × 1 दिस 2 × -3 3 × 2 0 × -3 ठीक है फाइन। नाउ ये -4/5 और ये वाली टर्म आ जाएगी 6/5 है ना, -4/5 एंड +6/5 -4/5 एंड -6/5 -10/5 आ गया। -12/5 + 12/5 0 3/5 3/5 0 6/5 6/5 ओ तेरी यहाँ तो लोचा हो गया 9/5 और 6/5 15/5 3 ये -2। ओ भाई साहब देखो देखो ये λ1 नहीं है और ये λ2 नहीं है, आ गया डायगोनल ओके। अब 3/3 का भी एक आप कर सकते हो, बहुत सॉल्यूशंस आपकी बुक्स में आपको मिल ही जाएंगे। मेन था कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्यों होता है, कैसे करते हैं, ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सो डायगोनलाइजेशन इज डन फ्रॉम माय साइड। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वही कर रहे हो, प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड प्लीज कमेंट जरूर करो कैसा लगा, स्पेशली द कॉन्सेप्चुअल पार्ट। थैंक यू सो मच, नमस्ते।